कल जो हमने पोएम पढ़ी थी उसको समझ रहा तो बड़ा भी पढ़े लेट कौन आया तब चारों में से पढ़े कौन नहीं अब गौर से सुनना और थोड़े अब समझ जाओ बेटा अंदर आके कोई बातचीत नहीं होगा। और अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ पढ़ाते वक्त तो बीच में कमेंट नहीं, चुपचाप सुनो। कोई मन में बात आती है तो हाथ खड़ा करो, मैं कहूँगा हाँ बोल होता हूँ, खड़े होके आराम से बोल, ठीक है कि नहीं। कल जो पोएम पढ़ी थी एक बार वहां से पढ़ा रहा हूँ और पूरी खत्म हो जाएगी, गौर करना। आपने जो पोएम पढ़ी थी उसका नाम था द वॉल पोएम। सुनो केवल, किसने लिखी है? जॉन बेनीमैन। अब पोएम का नाम और पोइट का नाम, दोनों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पोएम का या पोइट का नाम याद नहीं होता आपका एक नंबर कटने के चांस रहते हैं। एक्सट्रैक्ट जब वो पूछता है तो पूछता है पोइट का नाम और आपकी पोएम का नाम, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। बॉल पोएम पोएम का नाम है और उसका पोइट कौन है? ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? उस लड़के का क्या जिसकी अब बॉल खो गई है। व्हाट इज ही टू डू? अब वो क्या करने वाला है? आई शॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, खुशी खुशी उछलते हुए चली गई। डाउन टू द, नीचे गली में। एंड देन तभी, मैरिली ओवर देयर इज इट इन द वाटर, कहाँ चली गई वो? पानी में। ये मीनिंग सभी लिखाऊंगा, ठीक है, मैं लिख रखी है। ये मान लो लड़का है, खेल रहा था, उसकी कहाँ चलेगी? सामने। हालांकि ये रोड का सीन नहीं है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई मतलब नहीं है कहने का कि और भी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अंदर से बच्चा हिल चुका है, सांत्वना देने के लिए वहां कोई भी नहीं है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो खड़ा हुआ है कैसे? रिजिड मतलब एकदम कड़क, कड़क नहीं हो जाते बिल्कुल। ट्रेम्बलिंग, कपड़ा है हल्का सा। स्टेयरिंग डाउन, नीचे देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसके सभी बचपन के दिन जो यादें थी कहाँ चली गई? पानी। उस बॉल से काफी दिन से वो खेल रहा है तो वो सभी बॉल गई तो बॉल के साथ जुड़ी हुई यादें भी चली गई। वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन, मैं उसके बीच में इंक्लूड नहीं करूंगा। इंक्लूड का मतलब मैंने बताया था इंटरफियर। एक और मीनिंग होती है इन्वेड, क्या कहते हैं? इन्वेड का मतलब अतिक्रमण करना, मतलब बिना पूछे किसी के बीच में घुस जाना। कोई दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा आके अपने बीच में आके खड़ा हो गया, अपनी पंचायत चालू कर दी। उसने क्या किया? इन्वेड किया दोनों के बीच में, मतलब बीच में आके बोलने लगा, उसी को इंटरफेयर करना कहते हैं, ठीक है। तो मीनिंग इन्वेड भी होती है, इन्वेड भी लिख सकते हैं। अब यहां तक पढ़ा दी थी, यहां से सुनना। ए डाइम एनोदर बॉल इज वर्थलेस, गौर करना यहां से। ए डाइम, अब डाइम क्या है? ये करेंसी है। अपने यहाँ रुपए होते हैं, रुपए से छोटा क्या होता है? पैसा। ऐसे ही विदेशों में जो डॉलर होते हैं ना, डॉलर में सबसे छोटा होगा डाइम, डाइम से बड़ा होगा सेंट, फिर सेंट से बड़ा। अब गौर करना, ए डाइम, ए डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस, एक डाइम में दूसरी बॉल आ जाएगी लेकिन वो कैसी रहेगी? वर्थलेस। वर्थ का मतलब होता है कीमत, और वर्थलेस मतलब जिसकी कोई कीमत। एक डाइम देने से आपकी बॉल तो आ जाएगी लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। वही बात मैंने कहा, अगर दोस्त तो नहीं मिल जाएंगे, ठीक है, अम्मा बाबा मोहल्ला में चाहे जिसको बना लो, ताई चाई चाव किसी को भी बना लो, लेकिन जो ओरिजिनल थे क्या उनकी जगह कोई ले पाएगा? वो वर्थलेस होता है। ऐसे इसकी बॉल जो चली गई है, दूसरी खरीद सकते हो लेकिन उससे कुछ अलग लगाव था उसका। अच्छा, पेपर में पूछते हैं एक डाइम कितने होते हैं, तो एक डाइम मतलब 10 सेंट। कितने? 10 सेंट मिला दो तो क्या बन जाता है? जैसे अपने 100 पैसे मिला दो तो क्या बन जाता है? 25 पैसे मिला दो तो 54, 50 पैसे मिला दो तो 98। ऐसे ये 10 सेंट्स मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? एक डाइम,
ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने पहली बार, सेंस मतलब महसूस किया या कहना चाह रहा है पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे बॉल को जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था, बॉल के साथ मैंने जिम्मेदारी से नहीं खेला, मैं केयर नहीं कर रहा था उसकी, और बॉल क्या हुआ, हो गई मुझसे। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इन ए वर्ल्ड ऑफ, यानी पजेशन की इस दुनिया में, अब देखो दुनिया है क्या, मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे टिकी हुई है, पूरी दुनिया पजेशन की है। पजेशन मतलब जानते हो, ये स्मार्ट बोर्ड मेरा है, पंखा मेरा है, ये पंखा भी मेरा है, टेबल मेरी है, तुम सब बच्चे मेरे हो, सब मतलब मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। अरे आराम, अब कहने का सेंस क्या है बेटा सुनो, पजेशन का मतलब क्या कहते हैं, पजेशन मतलब हम अपनी चीजें गिनवा रहे हैं कि ये सब मेरी है। बेटा सुनो, अब इसमें हो क्या रहा है, इस दुनिया में हर इंसान, हर एक्शन कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए ही है। आप पढ़ने आ रहे हो, आपका भी कुछ उद्देश्य होगा, आपको भी कुछ चाहिए होगा तब पढ़ रहे हो, मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए होगा तब मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके पिताजी तक आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उन्हें आपको, आपसे फ्यूचर में कोई ना कोई फायदा, प्रॉफिट, नुकसान जरूर होगा। हर व्यक्ति यहाँ जो भी कुछ कर रहा है वो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही कर रहा है, फ्री में कोई नहीं कर रहा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है, पंडित भी आके तुम्हारा हवालिया भी कराएगा, उसको उम्मीद है तुम उसे 4 पैसे दोगे। तो कुल मिला के पॉइंट क्या है, सुनना है, बीच में नहीं बोलना बेटा, कि यहाँ हर इंसान क्या करने के लिए कर रहा है, कुछ ना कुछ, इसी को कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। कैसा, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस पोजेशन की दुनिया में जहां सब लोग चाहते हैं ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, सब मेरा हो, पीपल विल टेक, और ध्यान रखना बहुत गहरी बात बोल रहा है, पीपल विल टेक बॉल्स, इंसान आपकी बॉल ले लेते हैं। कहने का सेंस क्या है, आज कोई दोस्त आपका खास था, उसको कोई और दोस्त मिल गया, उससे दोस्ती ज्यादा बढ़ गई, आप दूर हट गए, तो आपकी बॉल को उसने क्या कर लिया, ले लिया, और वो बॉल भी उधर चली गई, उसको वहां खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसे ही इंसानों की बात है, इंसान कभी किसी से कनेक्ट होता है और आपसे बेहतर जैसे कोई मिले तो आपसे दूर होके उधर, तो ये नेचुरल ह्यूमन है, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहा है, एक्चुअल में तुम्हारे अंदर भी यही है बेटे, हर इंसान, हर जानवर, सबके अंदर यही है बेटे। जब आपको एक अच्छी जगह मिलने लगती है तो आप अपने आप वहां से दूर होने लगते हो। आपके पास अभी कोई साइकिल है नॉर्मल वाली, आप उससे प्यार करते हो, साइकिल अपनी है बड़ी मजे से, लेकिन जिस दिन घर में दूसरी साइकिल अवेलेबल हो गई तो मैं वो भी मिल सकती है नहीं, तो तुम इसको कम करोगे, उसको ज्यादा चलाओगे, आपके अपने आप बदलने लगता है कि नहीं। आपका ही मैं बता दूं, जिन कपड़ों को आप आज तक पहन के आ रहे थे, रोज अच्छे कपड़े लग रहे हैं, जिस दिन नए कपड़े आ गए 2 जोड़ी, फिर आपको ये कपड़े बेकार लग रहे हैं, मम्मी छोटे पर रखो, मम्मी काय ठहरा हुआ है, अब जा पहनना है। अब जो आपको अच्छे लगते थे उनमें आपको कमियां दिखने लगी। तो ऐसा सबके साथ होता है कि समय के साथ आपके पास जो बॉल्स है, बॉल का मतलब कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान, वो आपसे धीमे धीमे दूर हो जाता है। इस बात को एक्सेप्ट करो कि वो तो एक दिन आपसे दूर होना ही होना है, पहले से इसको एक्सेप्ट करके रखो, तो आप पहले मान लोगे कि हाँ ये चीज मुझसे एक ना एक दिन तो दूर होगी, तो वो दूर होने पर दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, वो तो एक दिन तो जाना ही था, बात खत्म। कोई किसी को आज तक रोक नहीं सका इस दुनिया में। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा खो जाती है, बॉल का नाम ले रहा है पर बता बहुत कुछ रहा है ये। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे को ये सिखा रहा है, अभी से छोटा बच्चा अभी से सीख जाएगा अपने से चीजें दूर होना, उसकी खामियां भुगतना, तो बड़े होके ज्यादा रोएगा नहीं। वरना क्या होता है, आपको एक कहानी पता है बुद्ध के बारे में, जानते हो गौतम बुद्ध, उनके साथ क्या हुआ था, ये बच्चे अभी से क्यों सिखाना चाह रहे हैं पोइट इसको कि ये अपना लॉस हानि अभी सीख जाए। गौतम बुद्ध के बारे में आपने कहानी पढ़ोगी, आपका चैप्टर 9 है 10th में, मैं पढ़ाऊंगा, सरमन एट बनारस नाम है उसका, तो काम आएगा आपका, ध्यान से सुनना। उसमें क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के जब पैदा हुए थे वो राजा के पुत्र थे, तो भविष्यवाणी करने के लिए पंडितों को बुलाया जाता है, तो पंडितों ने भविष्यवाणी की कि महाराज
इस व्यक्ति को, आपके इस बच्चे को दुनिया के दुख दर्द जिस दिन दिखाई दे गए, समस्याएं समझ में आ गई, उस दिन ही आपका घर छोड़ देगा। यानी आपके घर में ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। तो जितना कोशिश हो सके आप अपने संरक्षण में रखें। तो पिताजी को डर लगने लगा कि मेरा बेटा मेरा राजा बनना चाहिए, समाज की, अपने राज्य की देखभाल करे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो साधु संत बन जाएगा, बड़ी समस्या की बात है। तो उन्होंने मालूम है क्या किया, इतना बड़ा महल था, गौतम बुद्ध को बचपन से अपने महल से बाहर जाने ही नहीं दिया, और महल में मना था कोई भी रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, जो भी दुखी हुआ रोया उसको बाहर, राज्य से ही बाहर, पूरे राज्य में। यानी उसका जो पूरा किला था, महल था, बहुत बड़े होते हैं, यही खेलो कूदो पढ़ो सब यही, महल से बाहर जाने नहीं देते। उस बच्चे ने जिंदगी भर, यानी गौतम बुद्ध ने जिंदगी भर दुख दर्द देखा ही नहीं, होता क्या है, चैन से खाते पीते मजे कर रहे हैं। जब वो बड़े हुए, 18-17, 18-20 साल के हुए, तब एक दिन भ्रमण पे निकले एक सारथी के साथ, यानी घोड़ा गाड़ी में एक आदमी चला रहा था, मान के चलो हमें अपना राज्य तो दिखा दो, अब हम बड़े हुए राजा बनने वाले हैं। तो वो ले गया। चलते चलते रास्ते में एक व्यक्ति मिला, पहले एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति मिला। उसने पूछा ये कौन है। सारथी कहता है कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है। कि वो क्या होता है कि इंसानी बॉडी मिली है हमें, हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारियां बन जाती है, किसी न किसी कारणवश, उल्टा सीधा खान पान से या फिर बाहर के वातावरण से बीमारी हो जाती है, और बीमारी होती है तो आदमी कमजोर हो जाता है इसकी तरह। अच्छा ठीक है। थोड़ा और आगे गए तो एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा कि ये कौन है बूढ़ा आदमी। माने कि ये हमारी उम्र की एक स्टेज है, पहले आदमी बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। यानी कि अच्छा मेरा भी एक दिन ऐसा ही होगा कि हम सब ऐसे बूढ़े होंगे। बेटा खाना बंद कर दे, जो भी है चने वगैरह बाहर खाया करो, है अंदर कुछ नहीं खाना। पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ कि देख रहे हैं कि जहाँ छेद नहीं करेगा, उसका पढ़ाने में ध्यान नहीं है। ध्यान रखना, आज के बाद नहीं भगा दूंगा मैं सीधा। थोड़ा और आगे गया, पहले कौन मिला, बीमार व्यक्ति, फिर मिला बूढ़ा व्यक्ति। थोड़ा और आगे गया तो एक की अर्थी जा रही थी। उसने रोक के पूछा कि अरे ये क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों जा रहे हैं, कंधे पे रखे हैं किसी को। कि साहब ये आदमी मर गया। और मर गया वो क्या होता है कि देखो आदमी बीमारी पकड़ती है, फिर वो बूढ़ा भी होता है धीमे धीमे, और बूढ़ा होने के बाद अंत में मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। कि मर के खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, कि नहीं अब कुछ नहीं, अब तो ये गया। ये बड़ी टेंशन में आगे गया तो उसने यही कहा कि इसने दुनियादारी के, इसके घर परिवार, जमीन जायदाद, कि वो सब यकीन रही रहेगी, उसको कौन ले जाता है साथ में, आदमी मरता है अकेला जाता है। उसने कहा बड़ी अजीब बात है। थोड़ा और आगे गया तो एक फकीर घूम रहा था, भिखारी संत। माने कि जी कौन है, कि जी तो साधु संत है, इसे कोई मतलब नहीं है, इसके बीवी बच्चे खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, ये तो अपना खाता पीता है, मांग लेता है, खा पी के भजन कर रहा है और चैन से घूम रहा है। माने जी ज्यादा खुशी दिखाई दे रहा है। अब इससे दिमाग खराब हो गया कि इंसान बीमार होगा, बूढ़ा भी होगा, एक दिन मरेगा भी, तो फिर इतनी धन दौलत जायदाद क्यों जोड़ रहा है। अब माइंड में उसके क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आए तो उसका दिमाग खराब हुआ। और गौतम बुद्ध अपना घर, इनकी शादी हो गई थी 16 साल की उम्र में, एक लड़का भी था इनका, और ये घर बार छोड़ के चले गए कि मैं जा रहा हूँ दुनिया की खोज में, आखिरी सत्य क्या है। और 7 साल तक घर लौट के नहीं आए। 7 साल के बाद बिहार में एक बौद्ध गया, ट्री थी, एक पेड़ था, उसके नीचे बैठे रहे, तपस्या सी करते रहे, और सबके बारे में सोच विचार किया जो 7 साल में इन्होंने घूमा, और इनको समझ में आया दुनियादारी क्या है। उस दिन से ये घर बिल्कुल जाना बंद हुए और ये सन्यासी बन गए। और लास्ट में गौतम बुद्ध कितने बड़े महान आदमी माने जाते हैं तुम जानते ही हो। तो कहते हैं कि यहाँ अब उन्होंने क्या है, एकदम से देखा अपनी लाइफ में सब कुछ कैसा होता है, तो अंदर से क्या हुआ, घबराए। घबराए तो दुनियादारी देखने चले गए, और वो क्या बन गए, संत। तो हमसे अगर, यहाँ मैंने क्या समझाना चाहा कि आपसे चीजें अभी से छूटती जाएंगी तो आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये तो लूट डूब जाने ही है, और अंत में जाके एक उम्र पे आपसे कुछ चीजें दूर हुई तो दर्द ज्यादा होगा। तो बचपन से चीजें हमसे दूर जाती रहती हैं तो हमें हैबिट पड़ जाती है कि ठीक है वो तो होनी थी एक दिन, या उसको तो एक दिन जाना ही था। हमें अभी से हैबिट पड़ जाएगी, चीजें अपनी होने का दर्द कम रहेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि लोगों की बॉल अक्सर खो जाती है, जैसे लिटिल बॉय की खो गई। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, जो खो गई उस बॉल को वापस नहीं ला सकता, नहीं तो खरीद सकते हो, उसको वापस नहीं कर सकते। मनी इज एक्सटर्नल,
पैसा तो बाहरी है, इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब पैसा खर्च करके नई बॉल ला सकता हूँ, लेकिन जो इमोशन जोड़े थे खरीद, उसको कोई खरीद नहीं सकता उस इमोशन को। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मतलब अपनी निराश दुखी आंखों से वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि जिंदगी में घाटे बाड़े होंगे, अभी से सीख लो, इतना घबराना नहीं है, बिजनेस में भी घाटे बाड़े होते रहते हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यानी ये घाटे बाड़ी का एक सिद्धांत है। आप कोई भी काम करते हो उसमें घाटा बाड़ा होता है, इस चीज से घबराना नहीं है। मैंने कोर्सा कोचिंग खोली, 3 लाख रुपए लगाया और 15 दिन पढ़ाया है, बस एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से घर वालों ने कोर्स जाने नहीं दिया, कोर्सा कोचिंग बंद कर दी। अब 3 लाख का 2.5 लाख का तो मेरा स्मार्ट बोर्ड था, वो तो मैंने स्कूल में लगा दिया, 50 हजार फालतू गए, प्लस वो 1 महीना जो पढ़ाया वो फालतू गया। तो अब नुकसान तो घाटे बाड़े हो सकते हैं, ये तो क्या है, ये तो आविष्कार चल रहा है, कोई आविष्कार सफल हो गया तो काम बढ़िया है, और नहीं हुआ तो ठीक है। तो घाटे बाड़े जिंदगी में चलते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। दिल्ली गया, मुखर्जी नगर में कोचिंग खोल रहा था, पूरा सामान ये है ना, यहाँ से भर के मैं ले गया दिल्ली मुखर्जी नगर, मैंने कहा बड़ी जगह पर पढ़ाएंगे, और मैं स्टेब्लिश हो भी जाता 1 आध साल में। वहां जाते ही 26 हजार कोचिंग का किराया, और पहले 26 दो, 26 सिक्योरिटी दो, 40 और 13 हजार रुपए उसकी सिक्योरिटी, यानी 53-57 हजार रुपए तो मैंने दिए जाते ही उसको, प्लस 22 हजार रुपए का फ्लैट, 22 हजार फ्लैट के दो, 22 हजार सिक्योरिटी के दो, 11 हजार ब्रोकरेज दो, 55 हजार उसको दिए, 1 लाख प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ से गाड़ी ले गया 10 हजार की भर के, फिर उधर से पता चला जो साथ में पार्टनर था कोई समस्या आ गई, तो अकेला रह गया। मैं अकेला रह गया तो अकेला क्या करता, और कोचिंग जिस बेस पे खोली थी उस बेस पे क्या था कि साथ की जरूरत थी, कि अकेले नहीं चला सकते आप। बाहर बड़े बड़े शहरों में एक कोचिंग नहीं चलती, एक सब्जेक्ट की मैं पढ़ा दूं बच्चे पढ़ जाए चले जाए, ऐसा नहीं होता, वहाँ और सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं एक ही जगह पे। अब वो केमिस्ट्री फिजिक्स वाला टीचर था, वो गायब हो गया। अब मैं अकेला क्या करता, 3 सब्जेक्ट में पढ़ा सकता था, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, 4 झेल लेगा। अब वो नहीं झेलते मुझसे, क्योंकि सब एक साथ कौन पढ़ा लेगा, वहां घाटा होगा। सब छोड़ छाड़ के वापस से सामान भर के हम बाहर, उधर यहाँ से पहुंच जा रहे थे कि आपका स्कूल चल रहा है, आप ही चले गए तो यहाँ कौन पढ़ाएगा, दिक्कत है। कई सारे पेरेंट्स के फॉल 4 दिन तक लगातार कॉल पहुंचे, तो मैं चलो वापस ही घर चलते हैं। अब वहां दिल्ली एक चक्कर 15 दिन में 1.25 लाख का घाटा, खांसी का तो घाटे वाले लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन सपोज करो मैं स्टेब्लिश हो जाता तो 1 साल में 50 लाख भी कमा सकता था, होता है कि नहीं। पर ये वापस आए, जुगाड़ बनाए, अब फिर से अपना रिदम पे गाड़ी आ गई। तो ये क्या है, लाइफ में घाटे वाड़े चलते रहते हैं। बॉल साफ से, मैं तो अपनी बॉल साथ लेके गया था, बॉल खो गई कि नहीं एक बार छोड़ के चले आए ऐसा होता रहता है, ये आविष्कार है। हमको क्या है, घाटे बाड़े झेलना आना चाहिए। आपको हिम्मत और डेयरिंग आपके मन में होनी चाहिए। आप डरने लगे तो घबरा जाओगे। पहली बॉल अपन ने कब फेंकी, सरकारी नौकरी वाली, खो के चले आए वहीं फेंक गए, मतलब हमें चाहिए नहीं, सरकारी नौकरी छोड़ी। सबसे पहला वहां से घाटा झेलना सीखा। आया मैं 2-4 महीने थोड़ा डिप्रेशन में भी रहा कि नौकरी छूट गई, अब क्या करूं, दूसरी चाहिए। लेकिन फिर डिसीजन लिया कि अब मैं जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता, सीआरपीएफ में था बेटा मैं। हाँ, उससे होता क्या है, अब उसके बाद मैंने पढ़ाई बहुत करी, यूपीएससी तक की पढ़ा हूं मैं, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर चुका हूँ, लेकिन मैंने भी फॉर्म निकाला क्योंकि नौकरी नहीं करनी मुझे। और ये डिसीजन से अपना थोड़ा करेज दिखाया, हिम्मत करी, और डिसीजन सबसे बढ़िया रहा। अब 7 से 11 4 घंटे पढ़ाता हूँ, 11 से 4 तक चैन से सो रहा हूँ खटिया डाल के, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो थोड़ा सा करेज दिखाओ। बॉल खो गई, उसकी टेंशन, मतलब खो तो गई, इसका कुछ कर तो सकते नहीं। आप हिम्मत करके नई बॉल खरीदने का, बनाने का हिम्मत रखो। आगे सुनो, इस लड़के को उसने सिखाया क्या, कि लड़के को फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, कौन सी, कि आपकी चीजें आपसे दूर जाए तो उसे सहने की क्षमता रखो, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, चीजें आपसे एक ना एक दिन दूर तो होंगी। हाउ टू स्टैंड अप, आपको क्या सीखना है, हाउ टू स्टैंड अप, कि आपको वापस से, इसलिए नहीं है बेटे, आपको वापस से खड़े कैसे होना है। आपको समस्या हुई,
ठीक है, मान लो आप गिरे, आपको खड़े कैसे होना है सीखना है, क्योंकि गिरे तो नहीं रह सकते हम, कोई घाटा हुआ तो जिंदगी भर रोते रहो, ऐसे तो जिंदगी चल गई। जो हुआ उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उस इंसान को, उस बच्चे को पता चल गया जो हर इंसान को एक ना एक दिन तो पता चलता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोगों को ये बात समझने में काफी समय लग जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि वापस से खड़ा कैसे हुआ जाए, कहा जाता है बाउंस बैक, मतलब वापस से खड़े हो जाओ। पॉइंट समझ में आ गया? रफ निकाले, पोएम का नाम डाले जॉन बेरी द बॉल पोएम, पोएम का नाम जॉन बेनीमैन। इसके कुछ मीनिंग्स निकालिए, नोट करना। पोएम का नाम, पोएम का नाम लिखना है, पोएम का नाम, और ये पोएट है जॉन बेरीमैन, और इसके बाद ये दो मीनिंग है। ये दो लिखने हैं बस। कल कहा था कल 7 बजे है, और खड़ा होकर आगे बैठ, यहाँ बैठ खाना कुर्सी में। हाँ भाई साहब, साइकिल साइकिल से आता है साइकिल। ये मैरिली की दो मीनिंग है, चीयरफुल और हैप्पीली। इतना लिखना है बस, पोएम द बॉल पोएम, और पोएट कौन है, जॉन बेरीमैन। एक मीनिंग लिखनी है, मैरिली का मतलब चीयरफुल, या हिंदी लिखना चाहो तो, अब मैं इंग्लिश में क्यों लिखा रहा हूँ, पेपर में इंग्लिश में ही लिखने को आएगा कि इसका मतलब लिखो, उसने लिख दिया मैरिली का मतलब लिखो, तो आप क्या लिखोगे, चीयरफुल या, ठीक है। तो आपको हिंदी में नहीं लिखना, जानते हो हैप्पी मतलब खुशी खुशी, बाउंसिंग का मतलब उछलना, क्या होना, बाउंसिंग का दो मतलब जंपिंग अप एंड, ऊपर नीचे जाना, उछलती है, उसी को क्या कहते हैं, बाउंसिंग। मैच देखते हो कि बॉल बहुत बाउंस हो रही है, बाउंस हो रही है मतलब ऊपर नीचे ज्यादा उछल रही है, कभी नीचे कभी ऊंची, ऐसा होता है। हो गया क्या? अच्छा, ये लिटरेरी डिवाइस वगैरह क्या है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, मैं इसको जल्दी पढ़ाऊंगा एक आध दिन में, ठीक है, कहो तो इसके बाद ही पढ़ा दूं। इतना हो गया। आगे आपके ये मीनिंग्स हैं, इनको लिखो, बता रहा हूं।
ग्रीफ का मतलब वैसे क्या होता है? सोरो मतलब दुख। फिक्स का मतलब खड़ा होना। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना। हार्बर का मतलब बंदरगाह। हिंदी भी लिख देता हूं मैं। इंट्रूड का मतलब बिना पूछे प्रवेश करना। फिक्स का मतलब खड़ा होना। मतलब मैं तुम्हें ढंग से कलपटी में दे दूं और तुम खड़े हो, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, वो तुम क्या हो गए? फिक्स हो गए। कहते हैं इस चीज को फिक्स कर देना। फिक्स कर देना मतलब सही से जमा देना। और जो फिक्स की हिंदी खड़ा मत तुम याद करो, तो फिक्स कर जाए इंग्लिश में याद करो रिजिड। बाकी सबकी हिंदी लिख सकते हो। अच्छा, कड़े को एक और कहो तो मैं कठोर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? कठोर। कठोर हो गया, कहने थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जी बंद क्यों है? नहीं, ठोस कोई पदार्थ नहीं है वो। ये नहीं लिखना आपको। नहीं, ये नहीं लिखना। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा ये क्या होता है। प्रवेश करना। तुम आपस में बात कर रहे हो, मैं आके घुस गया हूँ बीच में तुम्हारी बातों में, तो मैंने क्या कर दिया? इन्वेड कर दिया। या तुम रो रहे हो या दुखी थे, मैं बीच में आके पूछताछ करने लगूँ, तो मैंने क्या कर दिया? इन्वेड कर दिया। वैसे हाँ, अनुपयोगी यानी जिसका कोई उपयोग ना हो। हो गया क्या? अनुपयोगी क्या? मान लो मैं तुम्हारी फेयर का एक पेज फाड़ दूं, दो काट दूं, फिर मैं वो फट गए तो काट ले, दो पेज एक्स्ट्रा ले ले। क्या उन एक्स्ट्रा पेज उस पेज की जगह ले सकते हैं? वो कैसे कहलाए? तुमने लौटा तो दिया लेकिन वो वर्थलेस कहलाए। हो गया क्या? इसमें इंपोर्टेंट भी बता दूंगा, ये पूछी जाती है आपका। एक तो पूछेगा ग्रीफ। 10 डाइम मतलब, एक डाइम का मतलब क्या होता है? 10 सेंट्स। वर्थलेस मतलब वैल्यूलेस, जिसकी कोई कीमत ना हो, यूजलेस हो। ये हार्बर नहीं पूछेगा आपसे। इंक्लूड पूछ सकता है, इसका मतलब इन्वेडर। हटा दो।
इसमें क्या लिखना है वही बता रहा हूं। इसमें डेस्परेट लिखो और एपिस्टेमोलॉजी लिखो बस। ऊपर की पजेशन भी लिख लेना फिर। पजेशन, डेस्परेट, एपिस्टेमोलॉजी मतलब समझा दूंगा, लिख लेना अभी। कल क्या है? संडे की हमेशा छुट्टी रहेगी। संडे की हमेशा छुट्टी है। जब मुझे बुलाना होगा तो बता दूंगा स्पेशली। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब समझ लेना। पोजेशन का मतलब ऑनरशिप, मतलब अपना अधिकार होना। तो ये चीज़ मेरी है, तो ये क्या हो गई? ऑनरशिप हो गई। डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस, यानी आशा ना हो किसी चीज़ की, उसी को क्या कहते हैं? डेस्परेट। मतलब तुमने ऐसे कहा कि पापा मुझे ग्वालियर जाना है, मम्मी को तुमने मनाया, पापा ने कहा बिल्कुल नहीं जाओगे, एक और कहा तो बिल्कुल नहीं जाओगे, चुपचाप बैठ। तो आप कैसे हो गए? डेस्परेट हो गए। आपकी आस क्या हो गई? बुआ तो लगे, बाद में कहते हैं चल ठीक है चला जा, लेकिन वैसे आपकी क्या हो गई? आस खत्म हो गई। उसी को क्या कहते हैं? होपलेस। एपिस्टेमोलॉजी ये क्या है? द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम, ग्रीक भाषा का एक शब्द है क्या? एपिस्टेम। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस कहना चाहता घाटे की जानकारी या घाटे का नॉलेज। घाटे बाड़े का नॉलेज हमें होना चाहिए। हर धंधे होते हैं, आपके पापा कई सारे धंधे खोलते हैं, जरूरी नहीं इसमें प्रॉफिट हो, नुकसान होके बंद भी हो सकता है। तो वो झेलने के लिए तैयार रहो तो बिजनेस करो, नहीं तो नौकरी कर लो। हो गया? ओके। चलो क्वेश्चन आंसर मंडे से ही लिखाऊंगा, आराम से लिखूंगा।